नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल पॉइंट पर। मैं हूं शिखा राजटा और आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 8 महत्वपूर्ण और हालिया फैसलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इन फैसलों में सेवा कानून, बॉन्ड की शर्तें, संपत्ति अधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे कई अहम कानूनी पहलू शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। पहला मामला, श्री मानसिंह बनाम श्री मानसिंह, केस नंबर COPC नंबर 327 ऑफ 2023। निर्णय की तारीख 28/5/2025। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल। याचिकाकर्ता ने एक अवमानना याचिका दायर की जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी एक सहायक अभियंता ने जानबूझकर उच्च न्यायालय के 30/6/2023 के एक आदेश की अवज्ञा की जिसमें एक कार्य के आवंटन के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। प्रतिवादी ने 08.07/2023 को कार्य आवंटित कर दिया था। न्यायालय ने हालांकि याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि यद्यपि आदेश की अवज्ञा हुई थी, याचिकाकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि प्रतिवादी को 01.07.2023 को कार्य आवंटित करने से पहले 30/6/2023 के आदेश की जानकारी थी। इसलिए जानबूझकर अवज्ञा, जो अवमानना कार्रवाई के लिए एक पूर्वापेक्षा है, स्थापित नहीं की जा सकी। मामले में शामिल लीगल पॉइंट्स। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 जानबूझकर अवज्ञा। अवमानना कार्यवाही दंडात्मक प्रकृति की होती है। न्यायालय द्वारा कार्रवाई करने के लिए यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि न केवल एक आदेश की अवज्ञा की गई है, बल्कि ऐसी अवज्ञा जानबूझकर की गई थी। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 सबूत का मानक। याचिकाकर्ता पर यह साबित करने का भार होता है कि कथित अवमाननाकर्ता को न्यायालय के आदेश की जानकारी थी और उसने जानबूझकर इसकी अवज्ञा की। न्यायालय केवल अनुमानों के आधार पर जानबूझकर अवज्ञा का निष्कर्ष नहीं निकाल सकता, खासकर जब आदेश की जानकारी साबित न हो। न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 आदेश की सूचना। भले ही कोई आदेश पारित किया गया हो और एक कानून अधिकारी मौजूद हो, इसका स्वतः यह अर्थ नहीं है कि कथित अवमानना के कार्य से पहले संबंधित अधिकारी को आदेश सूचित कर दिया गया था। समय पर सूचना के प्रमाण की कमी जानबूझकर अवज्ञा के तत्व को नकार सकती है। न्यायालय ने अवमानना याचिका को खारिज कर दिया। दोस्तों, यह मामला हमें सिखाता है कि अदालत की अवमानना साबित करने के लिए यह दिखाना कितना महत्वपूर्ण है कि अवज्ञा जानबूझकर की गई थी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। दूसरा मामला, हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम प्रेम सिंह और जोगिंदर सिंह चौहान बनाम परवीन चौहान। केस नंबर CR रिवीजन 1934 एंड 324 ऑफ 2019। निर्णय की तारीख 28/5/2025। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति राकेश कैंथला। मृतक नितिन चौहान ने आत्महत्या कर ली थी और कई सुसाइड नोट छोड़े थे जिसमें उसकी पत्नी, ससुर और सास पर आरोप लगाए गए थे। उसने लगातार उत्पीड़न, झूठे मामलों, दहेज, घरेलू हिंसा में फंसाने की धमकियों और उनके बेटे को मोहरा बनाकर पैसे और संपत्ति की मांग करने के लिए ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था। निचली अदालत ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों को यह पाते हुए आरोप मुक्त कर दिया था कि प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। उच्च न्यायालय ने राज्य और मृतक के पिता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं पर पाया कि आत्महत्या नोटों में पर्याप्त सामग्री थी, जिससे उकसाने का गंभीर संदेह पैदा होता है। न्यायालय ने माना कि निचली अदालत ने अभियुक्तों को आरोप मुक्त करने में गलती की और मामले को आरोप तय करने के लिए वापस भेज दिया। मामले में शामिल लीगल पॉइंट्स। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC धारा 227 और 229। आरोप मुक्ति के लिए आवेदन पर विचार करते समय अदालत को यह मानना चाहिए कि अभियोजन पक्ष की सामग्री सत्य है और यह मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या प्रथम दृष्टया तथ्यों से कथित अपराध के तत्व सामने आते हैं। अदालत को मिनी ट्रायल या सबूतों के मूल्य का आकलन नहीं करना है,
बल्कि यह देखना है कि क्या अपराध किए जाने का अनुमान लगाने का आधार है। दंड प्रक्रिया संहिता 1977 सीआरपीसी धारा 228 और 240 आरोप तय करना। आरोप तय करने का परीक्षण प्रथम दृष्टया मामले या गंभीर संदेह का अस्तित्व है। यदि दो विचार संभव हैं लेकिन सबूत गंभीर संदेह को जन्म देते हैं तो अदालत को आरोप तय करना होगा। गंभीर संदेह होने पर अभियुक्त को आरोप मुक्त करना कानून का गलत अनुप्रयोग है। भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी धारा 306 और 107 आत्महत्या के लिए उकसाना, जहां एक आत्महत्या नोट और अन्य सामग्री प्रथम दृष्टया लगातार उत्पीड़न, झूठी फंसाने की धमकियां, बच्चे को मोहरा बनाकर पैसे की मांग और ऐसे आचरण से ऐसी स्थिति पैदा हुई हो कि मृतक असहाय महसूस करे और आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प न देखे, तो यह आईपीसी की धारा 306 के तहत उकसाने के लिए गंभीर संदेह का गठन करता है। भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी धारा 306 और 107 उकसाना इंस्टिगेशन। उकसाने में किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना, आग्रह करना, भड़काना या प्रोत्साहित करना शामिल है। यह आचरण के एक निरंतर क्रम से अनुमानित किया जा सकता है जो मृतक को कोई अन्य विकल्प न छोड़ने की स्थिति पैदा करता है। उत्पीड़न के मात्र आरोप अपर्याप्त हैं, लेकिन आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली कार्रवाइयां जो घटना के निकट हों, उकसाने का गठन कर सकती हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी धारा 306 आपराधिक मनसा मेंस रिया। उकसाने के लिए, अपराध करने के लिए एक स्पष्ट आपराधिक मनसा होनी चाहिए, जिसके लिए एक सक्रिय या प्रत्यक्ष कार्य की आवश्यकता होती है, जिसका उद्देश्य मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करना हो। उच्च न्यायालय ने दोनों पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और निचली अदालत के आरोप मुक्ति के आदेश को रद्द कर दिया। मामला आरोप तय करने के लिए निचली अदालत को वापस भेज दिया गया। यह मामला आत्महत्या के लिए उकसाने के मामलों में आत्महत्या नोट के महत्व और आरोप तय करने के चरण में अदालत द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांतों को उजागर करता है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आप किसी विशिष्ट कानूनी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें जो कानूनी जानकारी में रुचि रखते हैं। तीसरा मामला प्रॉक्टर एंड गैम्बल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, केस नंबर CR MMO नंबर 266 ऑफ 2024। निर्णय की तारीख 28/5/2025। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति राकेश कैंथला। प्रतिवादी नंबर 3 एक नवप्रवर्तक इनोवेटर ने शिकायत दर्ज कराई कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल PNG ने अपने कनेक्ट प्लस डेवलप प्रोग्राम के तहत नवप्रवर्तकों को भागीदार बनाने के लिए आमंत्रित किया, उसे वस्त्रों में नियम तुलसी के अर्क का उपयोग करने के लिए अपनी पेटेंट तकनीक सैनिटरी पैड में इसके उपयोग का सुझाव देते हुए जमा करने के लिए प्रेरित किया, उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और फिर उसके विचार तकनीक का उपयोग करके विस्पर अल्ट्रा क्लीन हर्बल तेल के साथ नया लॉन्च किया। मजिस्ट्रेट ने आईपीसी की धारा 120B, 405, 415 और 420 के तहत FIR दर्ज करने का आदेश दिया। PNG ने यह तर्क देते हुए इसे रद्द करने की मांग की कि यह एक सिविल पेटेंट विवाद था, उनकी प्रक्रिया अलग थी और अधिकार क्षेत्र की कमी थी। उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया, यह पाते हुए कि FIR में धोखाधड़ी के प्रथम दृष्टया तत्व मौजूद थे और जांच के चरण में न तो सिविल उपचार की उपलब्धता और न ही क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे FIR को रद्द करने का आधार थे। मामले में शामिल लीगल पॉइंट्स: दंड प्रक्रिया संहिता 1933 CRPC धारा 482 FIR रद्द करना। FIR रद्द करने की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए, खासकर जब जांच चल रही हो। न्यायालय FIR के आरोपों को सत्य मानता है और मिनी ट्रायल नहीं करता है। रद्दीकरण केवल असाधारण मामलों में अनुमेय है, जैसे कि जब कोई संज्ञेय अपराध प्रकट न हो या प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग हो। दंड प्रक्रिया संहिता 1977 CRPC धारा 156(2) और 177-178 क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। जांच के चरण में FIR को केवल क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। धारा 156(2) क्षेत्र के आधार पर जांच की वैधता पर सवाल उठाने पर रोक लगाती है। SHO जांच कर सकता है और अधिकार क्षेत्र का मुद्दा बाद में संभवतः
मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी धारा 415 और 420 धोखाधड़ी। इसके लिए धोखे, संपत्ति देने के लिए धोखाधड़ी, बेईमानी से प्रलोभन या कार्य चूक के लिए जानबूझकर प्रलोभन जिससे नुकसान हो की आवश्यकता होती है। आपराधिक मंशा शुरुआत में मौजूद होनी चाहिए। सहयोग के झूठे वादे के तहत एक नव प्रवर्तक को प्रौद्योगिकी साझा करने के लिए प्रेरित करने और फिर नव प्रवर्तक को लाभ पहुंचाए बिना उसका उपयोग करने के आरोप प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी को प्रकट करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी धारा 405 और 417 420 आपराधिक विश्वासघात बनाम धोखाधड़ी। ये अपराध अलग अलग हैं और तथ्यों के एक ही सेट में एक साथ मौजूद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनमें अलग अलग आपराधिक मंशा और तथ्यात्मक नींव सौंपना बनाम प्रारंभिक धोखा शामिल है। सिविल बनाम आपराधिक विवाद। सिविल उपचार की मात्र उपलब्धता, जैसे पेटेंट अधिनियम के तहत, या एक संविदात्मक तत्व आपराधिक कार्यवाही को स्वचालित रूप से वर्जित नहीं करता है यदि तथ्य एक आपराधिक अपराध के तत्वों को भी प्रकट करते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीसी धारा 482 एफआईआर में देरी। एफआईआर दर्ज करने में देरी, खासकर 3 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए, इसे रद्द करने का आधार नहीं है। इसकी स्वीकार्यता मुकदमे का विषय है। उच्च न्यायालय ने एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। तो देखा आपने कैसे एक सिविल लगने वाला विवाद भी आपराधिक कार्यवाही का रूप ले सकता है अगर उसमें धोखाधड़ी जैसे तत्व शामिल हों। आपके कानूनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। चौथा मामला, राकेश शर्मा बनाम पुनीत गौतम, केस नंबर CRMMO नंबर 7792 ऑफ 2022। निर्णय की तारीख 28 ओपेचेज 2025। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति राकेश कैंथला याचिकाकर्ता ने NI एक्ट की धारा 138 के तहत एक मामला दायर किया था। निचली अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया और RS5 से 50,000 का मुआवजा दिया। पुनरीक्षण न्यायालय ने दोष सिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन मुआवजे को बढ़ाकर RS6 से 50,000 कर दिया। फिर भी असंतुष्ट शिकायतकर्ता ने धारा 492 CRPC के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और मुआवजे में और वृद्धि की मांग की, यह तर्क देते हुए कि 10 साल की देरी और खोए हुए ब्याज को देखते हुए मुआवजा अपर्याप्त था। उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि धारा 442 का उपयोग केवल मुआवजे को बढ़ाने के लिए दूसरी पुनरीक्षण के रूप में नहीं किया जा सकता है, खासकर जब निचली अदालत का निर्णय विवेकाधीन था और इसे मनमाना या न्याय का गंभीर हनन नहीं दिखाया गया था। मामले में शामिल लीगल पॉइंट्स। दंड प्रक्रिया संहिता 1963 CRPC धारा 482 और 303 अंतर्निहित शक्तियां बनाम दूसरी पुनरीक्षण। उच्च न्यायालय की धारा 482 CRPC के तहत अंतर्निहित शक्ति दूसरी पुनरीक्षण का विकल्प नहीं है, जो धारा 367(3) द्वारा वर्जित है। इसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए, खासकर जब सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण का निर्णय लिया जा चुका हो। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC धारा 482 हस्तक्षेप का दायरा। उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के बाद धारा 482 के तहत केवल असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप कर सकता है, जैसे कि न्याय का गंभीर हनन, प्रक्रिया का दुरुपयोग, अनिवार्य कानून का पालन न करना या एक गलत आदेश सजा को ठीक करना। परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881 NI एक्ट धारा 138 और दंड प्रक्रिया संहिता 1977 CRPC धारा 432 मुआवजे में वृद्धि। NI एक्ट की धारा 138 के तहत दिए गए मुआवजे को बढ़ाने के लिए धारा 432 CRPC के तहत एक याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है, खासकर जब निचली अदालतों, पुनरीक्षण न्यायालय सहित द्वारा दिया गया मुआवजा विवेकाधीन शक्ति का परिणाम है और इसे मनमाना, सनकी या न्याय का गंभीर हनन करने वाला नहीं दिखाया गया है। केवल अपर्याप्तता एक आधार नहीं है। उच्च न्यायालय ने मुआवजे में वृद्धि के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला हमें धारा 482 CRPC के तहत उच्च न्यायालय की शक्तियों की सीमाओं को समझने में मदद करता है, खासकर जब कानून द्वारा एक वैकल्पिक उपाय पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका हो। फिफ्थ केस अशोक कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य केस नंबर CWPOA नंबर 7001 ऑफ 2020। निर्णय की तारीख 28 मई 2025।
न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और माननीय न्यायमूर्ति रंजन शर्मा, याचिकाकर्ता अशोक कुमार, जो एक चिकित्सा अधिकारी थे, को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक आपराधिक मामले में फंसाए जाने के बाद निलंबित कर दिया गया था। निलंबन रद्द होने और बाद में आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद उन्हें निलंबन अवधि के 50% वेतन, 2011 से वार्षिक वेतन वृद्धि और 2012 से 4-9-14 एसीपी योजना के लाभ से वंचित कर दिया गया था। प्रतिवादियों ने उनकी बरी होने के खिलाफ एक आपराधिक अपील लंबित होने का हवाला देते हुए इन लाभों को रोक दिया था। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। इस मामले में कई महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत सामने आए। फंडामेंटल रूल्स 24B। इस नियम के तहत बहाली या निलंबन रद्द होने पर सक्षम प्राधिकारी को निलंबन अवधि के वेतन और भत्तों के संबंध में और क्या निलंबन अवधि को ड्यूटी पर माना जाएगा, इस पर विशिष्ट आदेश पारित करना अनिवार्य है। ऐसा न करना नियमों के जनादेश का उल्लंघन है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। निलंबन अवधि के शेष वेतन और भत्तों से वंचित करना बिना किसी पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर दिए या स्पष्टीकरण मांगे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और इसके नागरिक परिणाम होते हैं। ऑनरेबल एक्विटल। जब अभियोजन पक्ष पूरी तरह से आरोप साबित करने में विफल रहता है और पूर्ण विचार विमर्श के बाद बरी किया जाता है, तो इसे सम्मानजनक बरी माना जाता है। ऐसी स्थिति में निलंबन को पूरी तरह से अनुचित माना जाता है और कर्मचारी परिणामी सेवा लाभों का हकदार होता है। बरी होने के खिलाफ अपील लंबित होने का प्रभाव। केवल बरी होने के खिलाफ अपील लंबित होना सेवा लाभों जैसे निलंबन अवधि का वेतन, वेतन वृद्धि, उच्च वेतनमान को रोकने का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि बरी होने से निर्दोषता की धारणा मजबूत होती है। वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकना। FR 34 और CCA नियमों के नियम 11 SIV और 16 के तहत वार्षिक वेतन वृद्धि को बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए और बिना यह बताए कि काम या आचरण असंतोषजनक था, नहीं रोका जा सकता। संविधान का अनुच्छेद 300A संपत्ति के रूप में सेवा लाभ, वेतन, वेतन वृद्धि और उच्च वेतनमान जैसे सेवा लाभ एक कर्मचारी की संपत्ति के अंतर्गत आते हैं और कानून के अधिकार के बिना इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने माना कि बरी होने के खिलाफ अपील लंबित होने के आधार पर सेवा लाभों से इनकार करना अवैध है। न्यायालय ने प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को निलंबन अवधि का पूरा वेतन और भत्ते जारी करने, निलंबन अवधि को सभी सेवा लाभों के लिए ड्यूटी पर मानने, रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धि जारी करने और देय तिथि से उच्च वेतनमान ACP प्रदान करने का निर्देश दिया। दोस्तों, यह मामला स्पष्ट करता है कि सरकारी कर्मचारियों के भी अधिकार होते हैं और केवल अपील लंबित होने के आधार पर उन्हें उनके वैध लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता। आपकी इस मामले पर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 6th केस हितेश चनाना व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य केस नंबर CWP नंबर 65221 ऑफ 2025। निर्णय की तारीख 28 मई 2025। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति संदीप शर्मा। याचिकाकर्ता, जिन्होंने विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से अपनी MD MS की डिग्री पूरी की थी, ने प्रवेश के समय राज्य में 2 साल की सेवा के लिए बॉन्ड भरा था। राज्य की PG नीति और प्रवेश प्रोस्पेक्टस में एक अपवाद खंड था कि यदि सरकार PG परीक्षा उत्तीर्ण करने के 1 महीने के भीतर फील्ड पोस्टिंग के आदेश जारी करने में विफल रहती है, तो बॉन्ड की शर्त लागू नहीं होगी। याचिकाकर्ताओं का परिणाम 7 मार्च 2025 को घोषित किया गया था, लेकिन पोस्टिंग आदेश 10 अप्रैल 2025 को जारी किए गए, जो 1 महीने की अवधि के बाद थे। इसलिए याचिकाकर्ताओं ने बॉन्ड शर्तों से राहत की मांग की। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। प्रोस्पेक्टस की बाध्यकारी प्रकृति। शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए सूचना विवरणिका और प्रवेश नोटिस प्रोस्पेक्टस कानून की तरह प्रभावी होते हैं और जारी करने वाले प्राधिकरण और उम्मीदवारों दोनों द्वारा इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। PG नीति प्रोस्पेक्टस में अपवाद खंड की प्रवर्तनीयता। PG सुपर स्पेशलिटी पॉलिसी क्लॉज 6.8.2 प्रोस्पेक्टस क्लॉज 11.8I। यदि PG नीति और प्रोस्पेक्टस यह निर्धारित करते हैं कि यदि सरकार PG परीक्षा उत्तीर्ण करने के 1 महीने के भीतर फील्ड पोस्टिंग आदेश जारी करने में विफल रहती है,
तो सेवा बॉन्ड की शर्त लागू नहीं होगी, तो ऐसा अपवाद खंड बाध्यकारी और प्रवर्तनीय है। 1 महीने की अवधि की गणना पोस्टिंग आदेश जारी करने के लिए 1 महीने की अवधि पीजी परीक्षा परिणामों की घोषणा की तारीख से शुरू होती है। परिणाम घोषणा के तुरंत बाद राजपत्रित अवकाश होने से यह 1 महीने की समय सीमा स्वतः विस्तारित नहीं हो जाती है। बॉन्ड, पारस्परिक दायित्व और नीति शर्तों का समावेश। जब किसी उम्मीदवार द्वारा निष्पादित सेवा बॉन्ड में स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि उम्मीदवार एक अधिसूचित पीजी नीति का अक्षरशः और भावना से पालन करने के लिए सहमत है, तो उस नीति के सभी प्रावधान, जिसमें कोई भी अपवाद खंड शामिल है जो उम्मीदवार को बॉन्ड दायित्वों से मुक्त कर सकता है, उम्मीदवार और राज्य दोनों पर पारस्परिक रूप से बाध्यकारी हो जाते हैं। प्रशासनिक जवाबदेही। नीतिगत समय सीमाओं का पालन करने में अधिकारियों की विफलता, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य को बंधुआ उम्मीदवारों की सेवाओं से वंचित होना पड़ता है, लापरवाही का गठन करती है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने माना कि चूंकि राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं के पीजी परिणाम घोषित होने के 1 महीने के भीतर पोस्टिंग आदेश जारी करने में विफल रही, इसलिए वे बॉन्ड शर्तों से मुक्त होने के हकदार हैं। न्यायालय ने प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को बॉन्ड शर्तों से मुक्त करने और उनके मूल एमबीबीएस डिग्री और जमा किए गए चेक वापस करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अधिकारियों की लापरवाही पर भी टिप्पणी की और संबंधित मंत्री को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। यह मामला प्रॉस्पेक्टस और सरकारी नीतियों के महत्व को उजागर करता है। यदि आप या आपके कोई जानने वाले ऐसे ही किसी बॉन्ड की शर्तों से बंधे हैं, तो यह फैसला उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। अब समय है एक छोटे से रिमाइंडर का। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और आप ऐसे ही कानूनी जानकारी पाते रहना चाहते हैं, तो लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। लाइक बटन दबाएं और अपने सवाल या सुझाव हमें कमेंट्स में बताएं। सेवंथ जजमेंट रूप कुमारी उर्फ कौशल्या व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, केस नंबर CMPMO नंबर 546 ऑफ 2022। निर्णय की तारीख 28 मई 2025। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य। याचिकाकर्ताओं वादी ने एक दीवानी मुकदमा दायर कर भूमि पर अपने स्वामित्व और कब्जे की घोषणा की मांग की, जिस पर एक घर और गौशाला बनी हुई थी। उन्होंने इस भूमि के नगर पंचायत और बाद में राज्य में निहित होने को चुनौती दी। साथ ही राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित बेदखली के आदेशों को भी चुनौती दी। उनकी अंतरिम निषेधाज्ञा की अर्जी, जिसमें उन्हें बेदखली से बचाने की मांग की गई थी, निचली अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत ने मुख्य रूप से राजस्व प्रविष्टियों के आधार पर खारिज कर दी थी। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, आदेश 29 नियम 1 और 2, अंतरिम निषेधाज्ञा प्रथम दृष्टया। मामला: जब वादी लंबे समय से कब्जे और विवादित भूमि पर एक आवासीय ढांचे के अस्तित्व का दावा करते हैं, तो केवल राजस्व प्रविष्टियों पर भरोसा करके अंतरिम निषेधाज्ञा से इनकार करना, जिसमें निर्मित संरचना का उल्लेख नहीं हो सकता है, एक त्रुटि है। वादी के घर का विवादित भूमि पर भौतिक अस्तित्व स्वयं इंगित करता है कि राजस्व रिकॉर्ड पूरी तरह से सही नहीं हो सकते हैं। हिमाचल प्रदेश ग्राम आम भूमि निहित और उपयोग अधिनियम 1974 धारा 3(2)(c) पूर्व मौजूदा आवासीय घर के लिए निहितीकरण से छूट। इस अधिनियम के तहत जिस भूमि पर निहितीकरण की तारीख से पहले एक आवासीय घर का निर्माण किया गया था, वह राज्य में निहित होने से मुक्त है। यह एक विचारणीय मुद्दा है जिसे साक्ष्य के आधार पर तय किया जाना है। अंतरिम निषेधाज्ञा के सिद्धांत: प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति। जब वादी विवादित भूमि पर एक आवासीय घर पर काबिज हों और अंतरिम स्तर पर कोई निर्णायक विपरीत सबूत न हो, तो सुरक्षा के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला मौजूद होता है। सुविधा का संतुलन वादी को मुकदमे की पेंडेंसी के दौरान उनके आवासीय घर के बेदखली और विध्वंस से बचाने के पक्ष में है, क्योंकि ऐसी हानि अपूरणीय होगी। राजस्व अभिलेखों का महत्व बनाम वास्तविक कब्जा।
राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियों का केवल एक खंडन योग्य अनुमान होता है और वास्तविक भौतिक कब्जे और संरचनाओं के अस्तित्व को अंतरिम स्तर पर पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने निचली अदालतों के आदेशों को रद्द कर दिया, यह मानते हुए कि उन्होंने केवल राजस्व रिकॉर्ड पर भरोसा करने में गलती की थी, जबकि घर का भौतिक अस्तित्व विवादित नहीं था। न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ताओं के पक्ष में एक प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति का जोखिम मौजूद है और इसलिए उन्हें घर और रसोई से बेदखल न करने के लिए एक अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की, बशर्ते वे एक सुरक्षा बांड प्रस्तुत करें। यह मामला दिखाता है कि कैसे न्यायालय वास्तविक कब्जे और मानवीय पहलुओं को भी महत्व देते हैं, खासकर जब किसी के आवास का सवाल हो। 8th एंड लास्ट जजमेंट देवराज कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य केस नंबर CWPOA नंबर 7322 ऑफ 2020। निर्णय की तारीख 28 मई 2025। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और माननीय न्यायमूर्ति रंजन शर्मा। याचिकाकर्ता एक हेड टीचर को सेंटर हेड टीचर CHT के पद पर समय पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि प्रतिवादियों ने उनकी वरिष्ठता गलत तरीके से निर्धारित की थी, जिसके कारण उनके कनिष्ठों को उनसे पहले पदोन्नत कर दिया गया था। बाद में जब उनकी वरिष्ठता ठीक की गई तो उन्हें उनके कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख से पूर्वव्यापी रूप से CHT के रूप में पदोन्नत किया गया, लेकिन केवल काल्पनिक आधार नोशनल बेसिस पर, जिससे उन्हें अंतरिम अवधि के लिए वास्तविक फाइनेंशियल लाभों से वंचित कर दिया गया। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड। सेवा कानून, पूर्वव्यापी पदोन्नति, वास्तविक मौद्रिक लाभों का अधिकार। जब किसी कर्मचारी को गलत वरिष्ठता के कारण, जो नियोक्ता की गलती थी, पूर्वव्यापी पदोन्नति दी जाती है, तो कर्मचारी उस अवधि के लिए सभी वास्तविक मौद्रिक लाभों, वेतन, भत्ते आदि का हकदार होता है, जिसके दौरान उसे गलत तरीके से पदोन्नति से वंचित रखा गया था। काल्पनिक पदोन्नति की शर्त लगाकर ऐसे वित्तीय लाभों से इनकार करना अवैध है। काम नहीं तो वेतन नहीं, नो वर्क नो पे का सिद्धांत। यह सिद्धांत तब लागू नहीं होता जब कर्मचारी पदोन्नत पद पर काम करने के लिए तैयार और इच्छुक था, लेकिन नियोक्ता की अपनी गलती, जैसे गलत वरिष्ठता निर्धारण के कारण उसे ऐसा करने से रोका गया था। नियोक्ता की त्रुटि, कर्मचारी को दंडित न करना। नियोक्ता द्वारा वरिष्ठता के गलत निर्धारण जैसी त्रुटियों के कारण कर्मचारी को वित्तीय लाभों से वंचित करके दंडित नहीं किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 300A संपत्ति के रूप में वेतन का अधिकार। किसी पद पर आसीन होने, भले ही नियोक्ता की त्रुटि के सुधार के कारण पूर्वव्यापी रूप से प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते एक कानूनी अधिकार बन जाते हैं और संविधान के अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति के दायरे में आते हैं। कानून के अधिकार के बिना ऐसे अर्जित वेतन परिलब्धियों से वंचित करना मान्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के फेवर में फैसला सुनाया। न्यायालय ने माना कि काल्पनिक आधार पर पदोन्नति की शर्त लगाकर एक्चुअल फाइनेंशियल बेनिफिट से इनकार करना अवैध है, क्योंकि याचिकाकर्ता की पदोन्नति में देरी नियोक्ता की गलती के कारण हुई थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता को उनकी पूर्वव्यापी पदोन्नति की तारीख से सेंटर हेड टीचर के रूप में सभी वेतन और भत्ते जारी करने का निर्देश दिया। दोस्तों, ये थे आज के 8 महत्वपूर्ण मामले। उम्मीद है आपको इन कानूनी चर्चाओं से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यह स्पष्ट है कि न्यायपालिका नागरिकों और कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कितनी सजग है। अगर आपके कोई प्रश्न हैं या आप किसी विशेष कानूनी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक बार फिर, अगर आपने अभी तक लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कर लें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई कानूनी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।